हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम के सेक्शन 1 की तैयारी के लिए एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों वीडियो जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। लेकिन इससे पहले कि हम आज का ये वीडियो शुरू करें, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा टेस्टबुक.com और उसकी एप्लीकेशन के बारे में, क्योंकि टेस्टबुक पर जो है अभी इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम की जो है टेस्ट सीरीज चल रही है, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट पेपर पैटर्न के अनुसार तैयार की गई है। इसमें आपको 108 मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे और इसके अलावा जो है आपको 3 मॉक टेस्ट जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग भी जो है इसके लिए अभी इनरोल कीजिए, क्योंकि अभी जो है टेक्स्ट बुक पर डील ऑफ द मंथ सेल चल रही है, जिसमें आपको नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के एग्जाम्स के अलावा अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के भी जो है 12,000 प्लस मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 299 यानी कि 299 रुपये में। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग हमारा कूपन कोड DP10 यूज़ करते हैं तो आप लोगों को 30 रुपीज़ का एडिशनल डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग भी जाइए और इसके लिए इनरोल कीजिए, लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो बिना तो देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए दूर की जो वस्तुएं होती है उनको देखने के लिए या फिर उनके निरीक्षण के लिए जो है दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूरदर्शी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है या फिर अवतल लेंस प्रयुक्त होता है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, मोतियाबिंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं कि निकट दृष्टि दोष के निवारण में जो है अवतल लेंस को प्रयोग में लाया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, इंपॉर्टेंट भी होता है और काफ़ी इजी क्वेश्चन भी है। तो देखिए तारे जो टिमटिमाते हैं वो अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन के कारण। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि तंतु प्रकाशिक संचार यानी कि जो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन होता है उसमें संकेत जो है वो किस रूप में प्रवाहित होता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्टिकल कम्युनिकेशन यानी कि तंतु प्रकाशिक संचार में जो संकेत प्रवाहित होता है वो प्रकाश तरंग के रूप में होता है, यानी कि लाइट वेव में। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश तरंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, इसका क्या कारण होता है। तो अक्सर हम देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश की किरण को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, तो देखिए वो इसलिए विभक्त हो जाती है क्योंकि कारण ये होता है कि विभिन्न रंग निकलते हैं उसमें से, जिनमें से विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भी जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो हमारा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न रंगों की किरणें का विचलन जो है वो भिन्न भिन्न होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। ठीक है, यानी कि जो ENT स्पेशलिस्ट होते हैं वो कौन सा लेंस यूज़ करते हैं रोगियों के दांत वगैरह देखने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस को जो है ENT स्पेशलिस्ट के द्वारा यूज़ में लिया जाता है रोगियों के दांत नाक को देखने में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लस प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, नेवी एयरफोर्स में भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं इंद्रधनुष जो होता है वो अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है। क्लास 10th से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति जो होती है वो किस प्रकार की होती है। ठीक है, तो देखिए प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है वो तरंग और कण के समान होती है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तरंग के समान और कण के समान, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए
प्रकाश की किरण जो होती है वो जब चिकने पृष्ठ से टकरा करके वापस लौटती है तो उस घटना को कहा जाता है परावर्तन। क्लास 10 से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इस घटना को परावर्तन कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेशल क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, तो आप लोगों को जो है वीडियो पूरा ज़रूर से देखना है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें से जो है कौन सी उसकी एक विशेषता नहीं थी। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन, द्विसदन विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्तता या फिर एक अखिल भारतीय संघ। ठीक है, तो देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935, उसकी अगर एक विशेषता नहीं थी तो वो ये थी कि केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन लागू किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र के साथ ही राज्यों में भी द्वैध शासन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार कब किया गया। ठीक है, यानी कि कब भारतीयों को जो है वो नागरिक सेवाओं के लिए एलिजिबल माना गया या फिर जो है सिद्धांततः इस प्रणाली को भारत में स्वीकार किया गया। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1853 में जो है इसको लागू कर दिया गया था इंडिया में। ठीक है, और अगर बात करें भारतीय नागरिक सेवाओं में पहले भारतीय कौन थे, ठीक है, या फिर इंडियन सिविल सर्विसेज में पहले भारतीय नागरिक कौन थे जिन्होंने ICS ज्वाइन किया था, तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, काफ़ी बार एग्जाम्स में आ चुका है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक कौन थे। ठीक है, पोस्ट ऑफिस एक बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो इसके लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि विश्व इतिहास की झलक, इसके रचयिता कौन है। तो विश्व इतिहास की झलक यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इनके द्वारा जो है विश्व इतिहास की झलक लिखी गई है। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो होता है यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में भी मैंने ये आपको क्वेश्चन करवाया है। तो देखिए इसके बारे में मैंने बताया था कि मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के एक बहुत ही बड़े प्लेयर थे, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो है वो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजर ध्यानचंद। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो कि आपके इंग्लिश से है। तो इसमें आपको बताना है ही इज़ ए वेरी अफेबल नेचर। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो है एक वर्ड चूज़ करना है। तो देखिए अफेबल नेचर मतलब शांत एक तरीके से बोल सकते हो आप। ठीक है, तो इसके लिए जो वर्ड यूज़ में आएगा वो होगा प्लीजेंट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लीजेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ही ऑलवेज मेक्स सो मच नॉइस व्हेन ही। ठीक है, यानी कि वो अक्सर शोर करता है जब वह। ठीक है, तो देखिए क्यों, इसके लिए जो है इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसका हिंदी मीनिंग होता है चबाना। ठीक है, क्या होता है चबाना, जब वो चबाता है तब वह बहुत आवाज़ करता है अक्सर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्यू। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ए प्लेस वेयर बीज लिव्स एंड स्टोर हनी कोल्ड। ठीक है, यानी कि वह जगह जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है और वहाँ पर वो शहद देती है तो उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको यहाँ पे बताना है, तो उसको जो है हाइव कहा जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइव। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ए प्लेस वेयर यंग प्लांट्स आर राइज इन कोल्ड। ठीक है, तो देखिए छोटे पौधे जो होते हैं वो कहाँ पर रखे जाते हैं और कहाँ पर उगते हैं, तो वो होता है नर्सरी। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्सरी। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि ही डिड नॉट ईट हिज डैश डेजर्ट। ठीक है, यानी कि उसने खाना नहीं खाया, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोर्शन। ठीक है, यानी कि अपने हिस्से का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ही डिड नॉट ईट हिज पोर्शन डेजर्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है ही शोड डैश कंसर्न फॉर हिज नेफ्यू। ठीक है, तो देखिए इसके लिए अगर बात करें कि कौन सा वर्ड यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा लिटिल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कंसर्न फॉर हिज नेफ्यू। ठीक है, तो लिटिल हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ही स्पोक डैश द सब्जेक्ट फॉर एन आवर रेगुलरली। ठीक है, तो इसके लिए जो यूज़ में आएगा वो प्रीपोजिशन होगा ऑन। ठीक है, क्यों आएगा ऑन, तो देखिए ऑन होता है के ऊपर में या फिर के संबंध में। ठीक है, इसके लिए जो इसको यूज़ में लाया जाता है। तो ही स्पोक ऑन द सब्जेक्ट फॉर एन आवर रेगुलरली, यानी कि वो उस विषय के ऊपर 1 घंटा बोल सकता है रेगुलरली। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑन हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि द पुअर हैव टू वर्क डैश मॉर्निंग टू इवनिंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मॉर्निंग टू इवनिंग बोला गया है, अवधि एक तरीके से बताई गई है सुबह से लेकर के शाम तक। ठीक है, तो हमारा करेक्ट प्रीपोजिशन जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रॉम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द पुअर हैव टू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ही इज़ डैश फुलिश बट ऑल्सो डिसऑनेस्ट। ठीक है, यानी कि इसमें 2 चीज़ों का भेद हो रहा है, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा नॉट ओनली। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नॉट ओनली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो कि आपको रीजनिंग से दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि यहाँ पे ए जी का संबंध जो है वो जेड टी के साथ में बताया गया है। ठीक इसी प्रकार आपसे पूछा गया है जे डी का संबंध जो है वो किसके साथ में होगा। ठीक है, तो देखिए अगर ए जी का संबंध बात करें, देखिए ए जी का संबंध जो है वो बताया गया है जेड टी के साथ में। तो ये किस प्रकार है, तो देखिए ए जो है वो जेड के ऑपोजिट आता है अल्फ़ाबेट्स में। ठीक उसी प्रकार जी भी जो है वो टी के ऑपोजिट आता है अल्फ़ाबेट में। तो ठीक इसी प्रकार हम जे डी के साथ में करेंगे। तो देखिए जे के ऑपोजिट आता है क्यू। ठीक है, और डी के ऑपोजिट आता है डब्ल्यू। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू डब्ल्यू। तो आपको क्यू डब्ल्यू जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्यू डब्ल्यू। देखिए आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में, ठीक है, यानी कि एक कोड लैंग्वेज में PALM यानी कि पाम को जो है लिखा जाता है QCOQ से। तो इसी कोड में जो है स्टेम को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, तो PALM, ठीक है, पाम लिखा गया है, उसको लिखा जाता है QCO और Q से। ठीक है, तो देखिए इसमें संबंध जो है किस प्रकार है, तो देखिए P से Q में जाने तक जो है +1 अल्फ़ाबेट हो रहा है। ठीक इसी प्रकार A से C में जाने पर +2 हो रहा है, L से O में जाने पर जो है +3 और M से Q में जाने पर जो है +4 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार जो है हम स्टेप में यही अप्रोच लगाएंगे। तो स्टेम को किस प्रकार से लिखा जाएगा, देखिए स्पेलिंग दी गई है STEM। ठीक है, तो देखिए +1 +2 +3 +4 इस अल्फ़ाबेट करेंगे तो किस प्रकार से लिखा जाएगा, S से हो जाएगा T, T के बाद में हो जाएगा V, E के बाद में हो जाएगा H और M के बाद में हो जाएगा Q, क्योंकि यहाँ पर हमें +1 +2 +3 और +4 करना था। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा TVHQ। TVHQ जो है आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A TVHQ। देखिए दोस्तों, रीजनिंग के इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस प्रोवाइड करवा दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड की गई है। उसमें मैंने कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए हैं पूरे प्लेलिस्ट में, तो आप उनको कवर कीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसमें ऐड किए थे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है काफ़ी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर आपको इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक GD और DB एग्जाम के रिगार्डिंग कंप्लीट अपडेट्स दिए जाते हैं और साथ ही उनकी प्रिपरेशन करवाई जाती है। और हाँ दोस्तों, टेक्स्ट बुक के लिए जो है ज़रूर से इनरोल कर लीजिएगा और हमारा कूपन कोड DP10 यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आपको 30 रुपीज़ का एडिशनल डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो टेलीग्राम की लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम पर भी जाकर के सर्च कर सकते हो @Navy MR एग्ज़ाम लिख करके, आपको ग्रुप मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।